हमको यकीन है ज़मीं पर आएगा तू। पुराना गाना आजकल चर्चा में है, और क्यों है वो आप सभी जानते ही हैं। उड़न खटोला एक भारत में प्रवेश कर चुका है और उस उड़न खटोले का नाम है बोइंग 777 300 ER। ये क्या है ये थोड़ी देर में आपको मैं बता देती हूँ। और इस उड़न खटोले ने वाकई बहुत दूर गांव का सफ़र तय किया है। और वैसे जो आपने गाना सुना वो उड़न खटोले का है, फिल्म उड़न खटोला, जो कि पता नहीं 50 साल पहले आई थी और एक्ट्रेस थी निमी। तो वो आज भी, जैसे हम कहते हैं ना, चीज़ें प्रासंगिक होती हैं, वो उस प्रासंगिकता को लेकर ये बात थी। तो अब बात करते हैं कि एक ऐसा विमान आया है भारत में जिसकी कीमत है 4,229 करोड़ रुपए। ठीक है, ये विदेशी विमान है और ये आया है अमेरिका से। क्या है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, फिर पीके की बात जो हमारी चर्चा है वो आगे बढ़ेगी। मैं हूँ किरण और मेरे साथ हैं प्रवीण। ठीक है, तो हम बता देते हैं कि ये 4,229 करोड़ की डील आखिर ये है क्या, ये उड़न खटोला है क्या। फरवरी में इसी साल 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, हम सभी जानते हैं। और वो उनके आने की चर्चा बाद में बहुत हुई, कोरोना और ये सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन एक और चीज़ को लेकर काफ़ी चर्चा थी, और वो थी जिस विमान में वो भारत पधारे थे। सबकी नज़र उस विमान की ओर थी। ट्रम्प जिस विमान से यात्रा करते हैं उसका नाम है एयरफोर्स 1, और जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो धीरे धीरे जब हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी हम उसको बताएंगे आपको कि क्यों उसे सबसे सुरक्षित, उसमें ऐसी क्या खूबियां हैं कि उसको सुरक्षित कहा जाता है। ट्रम्प के पास जैसा विमान है वैसा ही विमान अब हमारे प्रधानमंत्री एंड जो भी प्रीमियर्स हैं हमारे, उनके पास भी होगा। नरेंद्र मोदी के पास, ट्रम्प के बहुत अच्छे दोस्त नरेंद्र मोदी के पास भी होगा, भारत के प्रधानमंत्री के पास भी, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। मीन्स इट विल बी अ VVIP काइंड ऑफ विमान। तो इसका नाम बता ही दिया, 777-300 ER, और जिसे अमेरिकी कंपनी बोइंग ने तैयार किया है। ट्रम्प के पास जो विमान है वो है 747, लेकिन इन दोनों ही विमानों में एक ही तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, एक ही तरह का है। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सुरक्षित है ये। अब ये इसकी कहानी बहुत रोचक है। उस रोचकता की तरफ बढ़ूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत ने अमेरिका से जिन 2 स्पेशल एयर इंडिया 1 बोइंग 777 विमान की डील की थी, उनमें से एक विमान, जब हम बात कर रहे हैं आज फ्राइडे का दिन है और गुरुवार को वो भारत में लैंड कर चुका है। इसकी खबर प्लेटफॉर्म्स पे कम ही दिख रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उतनी इसको नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि परिस्थितियां कुछ अलग हैं। जल्दी ही एक और विमान भी उड़न खटोला लैंड कर जाएगा। सितंबर के पहले हफ्ते में इसे आना था, लेकिन मैंने जैसे कहा कि कोरोना काल चल रहा है तो इसमें डिले हो गया, 3 महीने का डिले हो गया है। अब कहा जा रहा है कि इस विमान का इस्तेमाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं के दौरान किया जाएगा। जैसे ओबामा आते रहे भारत तो वो भी एयरफोर्स 1, और ट्रम्प आए तो ये भी, ट्रम्प कहीं भी जाते हैं तो अपने इसी विमान में। मतलब भारत, हम जो महाशक्ति अपने को जताने की और बताने की और हैं हम, तो वो जो हम कोशिश करते हैं वो इस विमान के ज़रिए हमारी वो जो स्टैंडिंग है वो पुख्ता हो जाएगी। अब जैसे हमने कहा कि इसकी कहानी बड़ी रोचक है, ये बहुत लंबी है और रोचक भी है। वो रोचक ऐसे है कि भारत को कैसे मिला ये बोइंग 777-300 ER। इसी के साथ हम बात आगे बढ़ाएंगे कि नए विमानों की खरीद पर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी, और ऐसा नहीं है कि अभी की गवर्नमेंट आई और पिछले 8-10 साल में ये चीज़ हुआ। 2006 में ही तत्कालीन सरकार ने डील कर ली थी अमेरिका के साथ। 2006 में एयर इंडिया ने बोइंग को 68 विमानों का ऑर्डर दिया था अमेरिकी कंपनी को। 2006 का मतलब हो गया कि मनमोहन की सरकार थी।
तो वही हम कह रहे हैं, ये स्वागत योग्य है कि हमें उनको भी धन्यवाद कहना चाहिए। तो इसमें 27 ड्रीम लाइनर थे, 15 बोइंग 777 300ER, 8 बोइंग 777-200 LR और 18 बोइंग 737-800 शामिल हैं। 24 जनवरी 2018 को ये अब मोदी जी के शासन काल की बात है, 3 बोइंग 777-300ER भारत में लैंड किया और इनमें से 2 को ये कह के लौटा दिया गया कि इनके मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। महसूस की गई, सरकार ने महसूस किया कि वीवीआईपी मॉडिफिकेशन इसका होना चाहिए और इसको वापस भेज दिया गया। तो उन्हीं में से एक लैंड कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 की तर्ज पर ये कमर्शियल इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जैसे इससे पहले बोइंग 747 विमानों का कमर्शियल यूज भी होता था और हमारे देश में जब तत्कालीन सरकार ने, तो वो कमर्शियल यूज़ के लिए ही मेरे ख्याल से था वो। और चलिए इसी पे चर्चा, इसी को बीच बीच में और भी चीज़ें हैं इसमें इंटरेस्टिंग है बहुत, तो वो हम शेयर करते रहेंगे। अब इसी पे लेके चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन हम देख रहे हैं कि टेक्निक हमेशा बदलती है, तकनीक बदलती रहती है। पहले किस तरह के कंप्यूटर्स थे, अब क्या है, लैपटॉप आया, पाम टॉप है, लैपटॉप भी अब मॉडिफाइड आ रहा है। तो अगर भेज दिया गया तो ये तो अच्छी चीज़ है। इतना हंगामा क्यों बरप रहा है? नहीं, हंगामा हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में हम देख रहे हैं कि उतना शोर नहीं मचा हुआ है। तो क्यों इतना शोर मचा हुआ है? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो वक्त अभी चल रहा है, खासकर कोरोना के दौर में जी, और इसका अवतरण जो कल हुआ है, कल 1 अक्टूबर था, आज 2 अक्टूबर है। आज महात्मा गांधी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। दोनों बहुत सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के लोग थे। सादा जीवन, उच्च विचार, संयम बरतें, रहे उदार, इस तरह की बात करते थे। तो उदारता ही तो है ये। नहीं, उदारता की बात है, संयम कहाँ है, सादा जीवन कहाँ है? आप अब देश में ये समझ लीजिए कि 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में 5 किलो अनाज के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। ठीक है, बेरोजगारी तो, और बेरोजगारी चरम पे है, तमाम चीज़ें, मतलब कोरोना काल में सब चीज़ें बिखर गई हैं। तो उस दौर में अगर आप मैसेज किया जाता है इसका, 4,229 करोड़ का एक विमान है, दोनों विमान मिला के 4,800 कुछ करोड़, 58 करोड़ का बैठता है ये, ठीक है ना? अच्छा, हाँ। और खास बात है कि इसकी दोनों, मतलब जो ये विमान उड़े, एक विमान की कीमत है 4,229 हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, 4,229 करोड़ और 8,458 करोड़ जी। दो कम। और खास बात, विमान के उड़ान के दौरान जो हर घंटे का जो है 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 30 लाख पे पर घंटे उस पर लागत आएगी, अगर वो विमान से जब आप सफर करेंगे कहीं भी। अच्छा, और वो कहा ये जा रहा है, अब इस पे पुख्ता वो चीज़ नहीं आई है सामने कि ये इसकी रिफ्यूलिंग जब उड़ता रहेगा तभी। हाँ, नहीं, मैक्सिमम वो 17 घंटे का आसपास का है। हाँ। कि वो लगातार चल सकता है। और रिफ्यूलिंग का है कि मतलब हवा में ही मतलब की जा सकती है, कुछ ऐसा प्रावधान है इसमें। बहुत सारी मतलब इसमें खासियत है इसकी। तो बात आते हैं, मेन है कि आज 2 अक्टूबर है, ठीक है, गांधी जी की जयंती है। गांधी जी का जो बेसिक फिलॉसफी था, उनके जीवन का जो दर्शन था, मानवता के जीवन का दर्शन था, वो जो देते थे कि सादा जीवन, उच्च विचार, संयम बरतें, रहें उदार। तो ये तो जस्टिफाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। आपने, ठीक है, 2006 में मनमोहन सिंह ने ये विमान का ऑर्डर दिया होगा, इसका कमर्शियल यूज के लिए दिया था। उसमें ये कहीं नहीं था कि ये प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्र 3 व्यक्ति के लिए 2 अलग से वीवीआईपी मॉडिफिकेशन कराया जाएगा, ये कहीं उस वक्त नहीं था। लेकिन हम महाशक्ति बनने की ओर हैं, महाशक्ति बन जाइए ना। टेक्निक जब इतने एडवांस है तो हम, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन कर सकते? नहीं, मैं कहता हूँ कि उससे क्या आम आदमी की जिंदगी बदल जाएगी? देखिए, समय, गांधी जी प्रासंगिक हैं, हम सभी कहते हैं। हाँ। उनकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। नहीं, आप अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते ना, अमेरिकी राष्ट्रपति से कंपेयर नहीं कर सकते। बिना तो भिक्षा भी नहीं मिलती है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, भेष बिना भिक्षा नहीं मिलती है। आपके अंदर की ताकत एकदम कमजोर है,
आपका आदमी 5 किलो अनाज के लिए मोहताज है, और आप मतलब वो उस तरह की भिक्षा कैसे मिलेगी? तब दुनिया जानती है, ऐसा नहीं कि दुनिया नहीं जानती। आपके एयरफोर्स विमान में घूम जाने से तो दुनिया को, ये दुनिया के जो ताकतवर लोग हैं वो तो ये नहीं समझेंगे कि भैया ये बहुत ताकतवर देश है। सिर्फ एयरफोर्स में विमान में घूम लेने से नहीं होगा ना। आपके देश की ताकत, आपके यहाँ देखिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानवाधिकार की रक्षा के लिए एक इंटरनेशनल वो दफ्तर खुला होता है, वो भी अपना मतलब बंद करके चला गया, रास्ता बदल के चला गया। वो क्यों गया? वो उसका सीधा सीधा आरोप है कि सरकार हमें परेशान कर रही है यहाँ पर। तो ग्लोबल मैसेज एमएनएसटी का तो देखिए वो भी चलता है, उनकी राजनीति कारण भी होता है। अब है। हर चीज को आप राजनीति से जोड़ देंगे तो ऐसे थोड़ी चलता है। आखिर एनएचआरसी क्यों मोदी सरकार को नोटिस दिया है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो आपके सरकार की संस्था है ना, तो वो क्यों नोटिस दे रहा है आपको? फिर वो कुछ दिनों बाद वापस ले लेगा। नहीं, वापस ले लेगा, सब ठीक है, लेकिन उससे एक ग्लोबल इमेज तो बनेगी ना कि भैया आप ये भी तो सोचिए कि एनएचआरसी ने अगर सरकार को नोटिस दिया है तो सोचिए कितना लोकतंत्र इस देश में, डेमोक्रेसी कितनी अच्छे से फल फूल रही है। नहीं, वो तो हम मतलब इसी में खुश हो जाएं, हम इसी में खुश हो जाएं। वहाँ का जो क्या कहते हैं राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहा है कि वो मोदी झूठ बोल रहे हैं कोरोना के। वो तो अपनी वही राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रवादी हैं वो, मैं वही सारी, वो कैसे नहीं अपने आप को अपने देश के सामने, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि एक तरफ अमेरिका की रणनीति, नीति, सब कुछ आपके खिलाफ है, और आप उसको दोस्त मान के उसका विमान देख के और आप ललचा गए कि भाई हमें भी ऐसा ही विमान चाहिए। ये कहानी जब हुई थी ना पहली बार, जब मोदी बने थे प्रधानमंत्री, तो 2016 में हमें आए थे बराक ओबामा सबसे पहले, और वहाँ के राष्ट्रपति एयरफोर्स वन विमान में ही चलते हैं, क्योंकि वो उनको थ्रेट बहुत होता है। हाँ। उनको पूरी दुनिया से थ्रेट होता है। आप शास्त्री जी की बात करेंगे तो वो शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कौन सी पर्सपेक्टिव में चलते थे वो उनकी कहानी आज मैंने सुनी, एक पढ़ी थी आज, कि वो रेलगाड़ी से कहीं जा रहे थे, मुंबई जा रहे थे, बॉम्बे, उसमें बॉम्बे था, तो जा रहे थे तो उनके बोले कि बाहर तो बहुत गर्मी है और यहाँ ठंडा लग रहा है। फर्स्ट क्लास का जो केबिन होता है उसमें बैठे थे, तो उनके जो भी सचिव उचिव थे उन्होंने कहा था कि हाँ वो वहाँ पर कूलर लगा दिया गया है, उसमें एसी वगैरह का नहीं प्रावधान था। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमसे आपने पूछा नहीं, मेरे बिना पूछे आपने कैसे लगा दिया कूलर? भाई बाकी लोग जो और डब्बे में होते हैं तो उनको क्या गर्मी नहीं लग रही होगी? और उन्होंने कहा कि अगले स्टेशन पर ये कूलर हट जाना चाहिए। तो मथुरा उथुरा में कहते हैं, बता रहे हैं कि वो कूलर हटा दिया गया। तो देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे तो थर्ड क्लास में सफर करना चाहिए, लेकिन उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जितना कर पा रहा हूँ उतना तो करूँ। तो वो एक प्रधानमंत्री वो भी थे, और आज ये एक प्रधानमंत्री हैं, दिन भर में 5 कुर्ता बदलते हैं। नहीं तो देखिए आप क्या समझते हैं, अब उस समय का दौर, वो दौर की बात होती है ना, उस समय की राजनीति, उस समय के लोगों के आदर्श अलग थे, हम लोग नए नए आजाद हुए थे, तो वो अलग दौर था। और आज का दौर, इसी को तो जनरेशन गैप कहते हैं। अब हमारी चर्चा कहीं और, मैं बिल्कुल नहीं, एक चीज मैं बिल्कुल इसको काट रहा हूँ। उस समय नेहरू जी भी थे, नेहरू जी का कहते हैं कपड़ा धुल के आता था ब्रिटेन से, कहाँ से, जर्मनी से आता था, तो वो उसमें थे ना, वो खर्चा करते थे। लेकिन उस दौर में हमारे और भी प्रधानमंत्री हुए जो एकदम कितना मतलब उससे शास्त्री जी से ज़्यादा तो कोई बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता है। तो आप उस चीज़ को पकड़िए ना, कपड़ा पहनिए, मैं मना करता हूँ, हवाई जहाज में घूमिए, लेकिन ऐसा क्या है कि हम 4000 करोड़ के विमान से घूमेंगे? ये ऐसा क्या है इसमें? ऐसा क्या है, मैं आपको बताती हूँ ना, इस विमान में ऐसा क्या खास है। बताइए क्या खास है? बोइंग यानी सुरक्षा का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया, जो अब आप कह रहे थे कि इसमें स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके जरिए हवा में ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन हो सकेगा और इसे हैक भी नहीं किया जा सकता है। इसमें इंटीग्रेटेड डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट यानी DEWS है, जो प्लेन को इलेक्ट्रॉनिक खतरों से बचाता है। इन विमानों में लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स यानी लाइक्रिम सेल्फ प्रोटेक्शन सूट है, जो विमान की तरफ आने वाले मिसाइल को डिटेक्ट करने और उसे जाम करने में मदद करता है। ये सिस्टम स्पेशल पैकेज के तहत मिला है, जिसकी लागत $190 मिलियन है। इसमें 12 गार्जियन लेजर ट्रांसमीटर असेंबली, मिसाइल वार्निंग सेंसर और काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम भी है। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने भी इसे क्लियरेंस दे दी है। इस विमान में लेटेस्ट सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये विमान ग्रेनेड और रॉकेट हमलों
तक को झेल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इसमें हवा में ही फ्यूल, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, भरा जा सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसमें न सिर्फ बेहतरीन सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट है, बल्कि विमान 2 GE90L115BL इंजन से लैस है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन है। एक बार में ये 17 घंटे तक की, जो आपने बताया, उड़ान भर सकता है। लंबी दूरी एक बार में भारत से अमेरिका के बीच तय कर सकता है। देखिए कैसे सेट किया गया है कि भारत से अमेरिका जाने में इनको कोई विमान मतलब वो नहीं होना, तो दोस्त के पास जाने के लिए कोई व्यवधान भी नहीं होना चाहिए, वो भी बिना रिफ्यूलिंग के। और यानी एक बार इसमें फ्यूल पड़ता है तो जैसे हमारी गाड़ियां होती हैं कि वो कितने दूर तक हाँ, इतना बड़ा विमान है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि विमान काफ़ी बड़ा है, इसकी फ्यूल कैपेसिटी भी जैसा आप बता ही रहे हैं कि वो ज़्यादा है। अब इसमें एक और चीज़ जो बहुत हम सबको जाननी चाहिए, वो जानकारी के लिए है कि इन विमानों को एयरफोर्स के पायलट ही उड़ा सकेंगे। यानी ये रहेगा, ये एयर इंडिया ने इसको मंगवाया है, लेकिन इसको हमारे डिफेंस ऑफिसर्स जो हैं, डिफेंस के जो पायलट्स हैं, वही इसको टैकल कर पाएंगे। क्योंकि इसको 3 लोग इसमें सफ़र करेंगे, राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जो हैं, और वेंकैया नायडू राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री मोदी, ये 3 लोगों के लिए ये 2 विमान यूज होगा। इसमें एक किचन भी होगा, मेडिकल सारी फैसिलिटी है, जो कुछ चाहिए, यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर तक उसमें बनाया गया है। हाँ, तो वो है। अब इसके एयरफोर्स 1 से ये इंस्पायर्ड है। बिल्कुल। तो वो उसकी भी बहुत रोचक कहानी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस विमान से सफ़र करते हैं, हमने बताया एयरफोर्स 1 है। 1943 में सोचा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के लिए ख़ास विमान तैयार, मतलब 43 में सोचा गया था। हम तो 2006 में भी हमने नहीं सोचा, हमने तो 2018 में सोचा शायद। और उसके बाद उस समय अमेरिकी सेना और एयरफोर्स ने एक C-54 स्क्वायर मीटर को प्रेसिडेंशियल यूज़ के लिए मुहैया कराया था। पहली बार फरवरी 1945 में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस विमान से यात्रा की थी। उनके बाद के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने भी 2 साल तक इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद 1953 में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड ने कोलंबियन 2 नाम से विमान तैयार किया, जिससे पहली बार ड्वाइट डी आइजनहोवर ने यात्रा की। इसके बाद लॉकहीड ने कोलंबियन 3 में भी 3 भी तैयार किया, 2 के बाद 3। 1960 से 70 के दशक में बोइंग ने 2 विमान बोइंग 707 तैयार किया। 1990 के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति के बेड़े में 2 बोइंग VC-25As शामिल है, जो बोइंग 747-200B का कस्टमाइज्ड वर्जन है, इसको कुछ चेंज किया गया है। इसके बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने 2 बोइंग 747-8 का ऑर्डर दिया है, जो अगला एयरफोर्स 1 होगा। वो फिर जो है वो जो वर्जन है ना, वो हमारे वर्जन को क्रॉस कर जाएगा वो। तो फिर हमारे पास भी हमारे जो बाकी बचे हुए हैं, फिर वो हिसाब से हो सकता है। सही बात है, क्योंकि भाई मेरा देश बदल रहा है, और देश बदलने के साथ साथ सोचिए, उन्होंने 43 में, तब तो मुझे नहीं लगता उनको इतने खतरे थे। नहीं, खतरे नहीं थे, लेकिन उस समय का जो उसका जो वर्जन है ना, वो एक रसूख से जुड़ा हुआ मामला भी तो नहीं, रसूख वाली बात नहीं। हाँ, रसूख होता है, तो हमारा रसूख अभी उस लायक नहीं है। वो लोग जब उनका 1943 में था, वो लोग 70 साल बाद, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो लोग, उन लोगों ने अपनी जनता को, अपने देश को समृद्ध बना लिया। वो विकसित देश में आते हैं, हम विकासशील देश में आते हैं, और लगातार नीचे गिर रहे हैं। हाँ, और फिर वो नीचे गिर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में अगर भाई मनमोहन सिंह ने तो ये नहीं कहा था ना इसमें कि भाई हम इसको VIP ट्रीटमेंट करेंगे, बिल्कुल, तो वो कमर्शियल यूज के लिए वो तो तब हुआ जब बराक ओबामा आए 2016 में, और फिर ट्रम्प आए। तो उनको देखने के बाद मतलब होता है कि भैया हमें भी ऐसा, हमारे वैसा चाहिए, क्योंकि मोदी जी इस मामले में बहुत शौकीन है कि ये सब चीज़ें, आभा मंडल बहुत वो होना चाहिए, बहुत बेहतरीन होना चाहिए। तो इसलिए जो है, उस जो मैंने कहा कि वो उस युक्ति पे यकीन रखते हैं जिसमें कहा जाता है कि भेष बिना भिक्षा नहीं। हाँ, तो भेष बिना भिक्षा मिल जाए तब ना, मिल भी तो नहीं रही है ना, कौन दे रहा है भिक्षा आज इनको। तो इसलिए जो है, मुझे नहीं लगता है कि
हमारे इस देश काल में इसकी ज़रूरत थी। हाँ, और इसकी टाइमिंग सही नहीं है। शायद $5 ट्रिलियन की आप इकोनॉमी हो जाते, तब अगर ये आप करते तो लोग आपकी तारीफ करते। लेकिन इस वक्त में जहाँ पर हमारी माइनस GDP 23% माइनस में जा रही है, तो उस दौर में 4,229 करोड़ के विमान में घूमना कहीं से तर्क संगत नहीं लगता है। अभी ऐसा तो है नहीं, ये तो डील पहले ही नक्की हो गई होगी। अरे भाई, डील नक्की हुई थी, पक्की हुई थी, तो वो तो देश के लिए था ना, वो एक प्रधानमंत्री के लिए नहीं था। हाँ, तो इसका मतलब यही है कि इस कोरोना काल में थोड़ा रुक जाते और थोड़ी टाइमिंग पे ध्यान दे देते तो बढ़िया रहता। हाँ, ऐसे ही 3 महीने की देरी से आया है। हाँ, वैसे 3 महीने की देरी से आया है कोरोना की वजह से ही, तो और 3 महीने देरी कर लेते। लेकिन अभी तो अगला इलेक्शन आने में भी अभी बहुत टाइम है, तो ये कभी भी आ सकता था। और कोरोना काल में प्रधानमंत्री को मुझे नहीं लगता कहीं जाने की जल्दी भी होगी या कहीं इनका टूर भी बन रहा होगा। तो ऐसे में ये थोड़ा सा टाइमिंग लेके थोड़े सवाल उठते हैं, जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि ये विमान अभी रुक सकता था, ये उड़न खटोला अभी रुक सकता था, क्योंकि देश को समृद्ध बनाने की बात है, देश को मजबूत करने की बात है। जिसे मजबूत करने के तरीके कुछ और होते हैं, अपनी छवि सुधारने का, छवि संवारने का एक तरीका कुछ और होता है, ये नहीं होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।